नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। कबीर ने कहा था, जाति न पूछो साधो की। लेकिन भारतीय राजनीति ऐसी है जहां पर जाति ही अहम है। भारतीय हिंदू समाज में जातियां एक कड़वी सच्चाई की तरह हैं। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ी और भेदभाव के शिकार जातियों को आज़ादी के बाद अपने विकास के समान अवसर देने के लिए संविधान में कई बार विशेष प्रावधान किए गए। बहुत ही अच्छे प्रावधान है, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजातियों के अलावा भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से उपेक्षित था। इसी वर्ग की सामाजिक और राजनीतिक आकांक्षाओं पर आधारित है आज का हमारा विशेष कार्यक्रम, पिछड़ा वर्ग और भारतीय राजनीति। भारतीय वर्ण व्यवस्था की यदि हम बात करें तो भारतीय वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ण में बहुत सी ऐसी जातियों ने जन्म ले लिया जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से दमित और शोषित रहीं। अंग्रेजी राज ने इन्हें बांटो और राज करो की नीति के तहत पिछड़ी जातियों की खास पहचान की। संविधान ने इनमें से अति क्षुद्र या अस्पृश्य मानी जाने वाली जातियों का वर्गीकरण करके SC/ST सूची बनाई, लेकिन हजारों जातियां ऐसी रह गईं जिन्हें सामाजिक न्याय नहीं मिल सका और ये कड़वी सच्चाई की तरह हमारे समाज में मिलती रही, घूमती रही, जिसका बाद में राजनीतिक पार्टियों ने जबरदस्त शोषण किया। आखिर कहाँ ये जातियां पिछड़ी रह गईं, कहाँ ये जातियां उपेक्षित रह गईं, क्यों ये मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाईं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ऋग्वैदिक काल में भारतीय वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म और श्रम विभाजन पर आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल से ये पूरी तरह से जन्म पर आधारित हो गया। उसमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज वर्ण में रखा गया। सेवा कार्य करने के लिए शूद्र वर्ण बनाया गया, लेकिन 1200 सालों में शूद्रों में भी अलिखित विभाजन हुआ और ये शूद्र और अति शूद्र माने गए। शूद्र वर्ण में बहुत ही ऐसी जाति जन्म ले लिया तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से दमित और शोषित रहे। अंग्रेजी राज ने इन्हें बांटो और राज करो की नीति के तहत पिछड़ी जातियों की पहचान की। संविधान ने इनमें से अति शूद्र या अस्पृश्य माने जाने वाली जातियों का वर्गीकरण कर SC/ST सूची बनाई, लेकिन हजारों जातियां ऐसी रह गयी जिन्हें सामाजिक न्याय नहीं मिल सका। दिलचस्प कहानी ये है, जैसे कोलंबस अमेरिका को खोजा, अंग्रेजों ने हमारी तरह जातियों को खोज निकाला। बरतानियों के लिए भारत पर राज करने के लिए यहाँ के समाज की समझ जरूरी है। उन्हें यहाँ एक अलग तरह की दास प्रथा देखनी है। हजारों तरह की शूद्र जातियां और उनमें भी ऊंच नीच की तरह वर्णाश्रम व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव की प्रवृत्ति निचले तबके तक व्यवस्थित होती है। शूद्रों में भी आपसी भेदभाव का चलन इस कदर था कि वहाँ भी शूद्र और अति शूद्र के बीच ऊंच नीच की भावना थी। अंग्रेज समझ गए थे कि भारत के बटे हुए समाज पर राज करना इतना आसान है। उनके साथ आए ईसाई मिशनरियों ने मौके का फायदा उठाया और अछूत समझी जाने वाली जातियों को शिक्षित करने और धर्मांतरण करने के मिशन में जुटे। 1910 में इस वर्ग को डिप्रेस्ड क्लास के रूप में जनगणना का फैसला किया गया, तो हिंदू राष्ट्रवादियों ने इसे मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए हिंदुओं के बंटवारे के रूप में देखा। हालांकि बंगाल में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी जातियों को आरक्षण देना शुरू हो चुका था। दरअसल अंग्रेजों ने भी आज के नेताओं की तरह जातियों के बीच बैरभाव का फायदा उठाया। उन्होंने इन्हीं जातियों से ब्रिटिश सेना में भर्ती और 1818 में भीमा कोरेगांव में मराठों को हराकर पूरे भारत पर एकाधिकार किया। 800 की टुकड़ियों में 500 महार जाति के जवान और 28,000 की पेशवाओं की फौज को हरा दिया, लेकिन फिर भी पिछड़ी जातियों को अलग पहचान नहीं मिली। 1931 की जनगणना में पहली बार पता चला कि देश में इन पिछड़ी जातियों की आबादी 52% है, लेकिन अपने को अछूत जाति से अलग मानने की वजह से पिछड़ी जातियों ने अपने अधिकारों की मांग की। हालांकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सभी पिछड़ी जातियों की लड़ाई लड़ी।
और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1942 में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नाम से जो राजनीतिक पार्टी बनाई थी, उसकी नीति में ये लिखा गया था कि पार्टी पिछड़ी जातियों और जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों के साथ गठजोड़ को प्राथमिकता देगी और अगर जरूरत पड़े तो पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना नाम बदलकर बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन कर देगी। अंततः पार्टी ने उस समय सोशलिस्ट पार्टी से ही चुनावी गठजोड़ किया। इसी तरह सन 51 में डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल को लेकर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, तो संविधान में पिछड़ी जातियों के लिए कोई भी संरक्षण नहीं दिए जाने को लेकर भी अपने असंतोष की वजह बताया था। लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर को संविधान में अन्य पिछड़ा वर्ग को जगह दिलाने के लिए याद रखा जाएगा। यही अदर बैकवर्ड क्लासेस की आज ओबीसी के रूप में जानी जाती है। वहीं कांग्रेस पर सर्वसमावेशी राजनीति की वजह से पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगता है, लेकिन देश के पहले संविधान संशोधन में साफ कर दिया गया था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हित के लिए किए गए विशेष प्रावधान नागरिकों के मूल अधिकारों का भी हिस्सा है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 340 के मुताबिक 29 जनवरी 1953 को पिछड़े वर्ग की जाति की पहचान और विकास के लिए काले डकर आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 मार्च 1955 को पेश की। इस पर करीब 6 साल चर्चा हुई और 1961 में इसे रद्द कर दिया गया, क्योंकि 11 सदस्यों में से 5 सिफारिशों से असहमत थे और खुद अध्यक्ष की लिखित भूमिका भी अस्पष्ट थी। तब नेहरू ने केंद्र के बजाय राज्यों को पिछड़ी जातियों की पहचान और उन्हें मुख्य धारा में लाने के उपाय करने का अधिकार दिया। स्वाधीनता संग्राम से लेकर नेहरू युग तक कांग्रेस में भी पिछड़ी जातियों ने अपने अलग प्रतिनिधित्व की मांग नहीं की। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी पिछड़ी जाति से थे। दरअसल पिछड़ी जातियों में अपनी अलग से सामाजिक राजनीतिक नेतृत्व की आकांक्षा नहीं होने की एक और बड़ी वजह थी। वो थी अन्य पिछड़ी जातियों ने हिंदू धर्म में जनेऊ पहनने और बीच वर्ण वाले अधिकार न मिलने के बावजूद उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था को आत्मसात कर दिया। यहाँ तक कि सवर्ण जाति की तरह ही पिछड़ा वर्ग पर भी अति शुद्ध समाज से उसी तरह के भेदभाव के आरोप लगते हैं। अंशुमन त्रिपाठी, APN। तो 1951 में किए गए संवैधानिक संशोधन के आधार पर ही तमाम राज्यों ने ओबीसी रिजर्वेशन दिया, लेकिन आधुनिक भारत में भी पिछड़े वर्ग की समाज और राजनीति में स्पष्ट पहचान न बन पाने का कारण उनका ब्राह्मणवादी व्यवस्था को स्वीकार कर लेना था। दरअसल इसमें समाज सुधार आंदोलनों और महात्मा गांधी के छुआछूत और भेदभाव विरोधी आंदोलनों का भी खासा असर था। इसी वजह से जो पिछड़ा वर्ग था वो बहुत जल्द मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने उन्हें हमेशा पीछे रखने में ही भूमिका निभाई। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो पिछड़े वर्ग की जातियों में भी सामाजिक और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने की आकांक्षा धीरे धीरे जरूर जगी। इनमें से कई जातियां जातिगत पेशों से समाज में आर्थिक रूप से संपन्न हो चुकी थीं। लिहाजा राजनीति को एक नया संप्रभु वर्ग नजर आना शुरू हुआ जो समाज और राजनीति में बदलाव ला सकता था। महात्मा गांधी के बाद सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर ने इन्हें पहचाना। इसके बाद समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तो भारतीय समाज में जात की अहमियत को सबसे ऊपर रखा और पिछड़ी जातियों में राजनीतिक नेतृत्व की चेतना जगाई और एक तरह से समाजवाद का एक भारतीय संस्करण का जन्म उन्होंने दिया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कर्पूरी ठाकुर ने राज्य में पहली बार पिछड़ों और महिलाओं को आरक्षण देने की शुरुआत की। पिछड़े वर्ग की जो राजनीति है, यदि इसको आप बहुत बड़े कैनवस पर देखना चाहेंगे तो आपको ये समझ में आता है कि पिछड़े वर्ग की राजनीति दक्षिण भारत से कहीं ज्यादा उत्तर भारत में हावी रही, जहां पर पिछड़े वर्ग को एक तरह से बहुलता भी हासिल थी और इस वजह से शायद ही कोई राजनीतिक दल ऐसा रहा जो उसकी उपेक्षा कर पाता।
महात्मा गांधी पर आरोप लगता है कि उन्होंने शूद्रों को हिंदू धर्म से अलग पहचान बनाने से रोका और असमानता और भेदभाव को दूर करने के लिए सामाजिक आंदोलन चलाए रखने का भरोसा दिया। महात्मा की कोशिशों का स्वर्ण समाज पर कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन पूना पैक्ट ने शूद्रों के अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को हमेशा के लिए जब्त कर दिया। वहीं महात्मा की तरफ से राम मनोहर लोहिया भी वैश्य जाति से थे और गांधी के विचारों से प्रभावित थे। इसकी वजह से भीमराव अंबेडकर से वैचारिक सहमति बनाने में खासी दिक्कतें भी आई। लंबी चर्चा से एक समझ बनने के बाद डॉक्टर अंबेडकर शूद्रों और पिछड़ों के लिए संयुक्त रणनीति बनाने के लिए रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का सोशलिस्ट पार्टी में विलय के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन उसके पहले ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देहांत हो गया। अगर अंबेडकर और लोहिया साथ आते तो आज देश की राजनीति का नक्शा कुछ और ही होता। राम मनोहर लोहिया ने मध्य प्रदेश में अपने संसदीय अभियान में कहा था कि वो अंबेडकर को सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए ही नहीं बल्कि सभी भारतीयों के नेता के तौर पर देखना चाहते हैं। 1 अक्टूबर को लोहिया ने एक पत्र में डॉक्टर अंबेडकर के साथ होने वाली बैठक के बारे में लिखा था कि ये बैठक इसलिए बेहद अहम होगी कि पिछड़ी और अनुसूचित जातियां भी उनके जैसे एक बड़े नेता को पैदा कर सकती है। लेकिन बैठक होने से कुछ समय पहले ही 6 अक्टूबर को अंबेडकर का निधन हो गया। आज भले ही पिछड़ी जातियों ने जनेऊ परंपरा वाली ब्राह्मणवादी व्यवस्था को आत्मसात कर दिया हो, लेकिन पिछड़े वर्ग के साथ बड़े नेता लोहिया ने जनेऊ तोड़ो अभियान चलाया था और लाखों लोगों के जनेऊ तुड़वाकर जलवा दिए थे। साल 1963 में लोकसभा पहुंचे लोहिया ने अपनी विचारधारा और राजनीति की अलग पहचान बनाई। प्रधानमंत्री नेहरू के खर्च पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वो 25,000 रूपए रोज खर्च करते थे, जबकि आम आदमी 3 आने रोज में गुजर बसर करता है। नेहरू को लाजवाब कर देने वाले लोहिया कहा करते थे कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती। गांव, मंडल, प्रांत और केंद्र सरकार के तालमेल पर उनके चौखंबा राज के सिद्धांत पर आज पंचायती राज की व्यवस्था खड़ी की गई है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोहिया ने जयप्रकाश नारायण के साथ नेपाल में सशस्त्र शिविर लगाए थे। पकड़े जाने पर थाने से निकल भागे थे। कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद वो बॉम्बे से रेडियो स्टेशन चलाकर आंदोलन को दिशा देने में कामयाब रहे थे। लोहिया ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नारा दिया था, पिछड़े पांव 160, पिछड़े पावे 100 में 60, ससोपा ने बांधी गांठ। पिछड़ों के लिए आरक्षण की मांग पहली बार उठाई थी। ससोपा में 67 के आम चुनाव में हिस्सा लिया और लोकसभा की 520 में से 511 सीटों पर हुए चुनाव में 112 उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन 23 पर ही जीत हासिल हो सकी। हालांकि पिछड़े वर्ग की राजनीति की शुरुआत को देखते हुए प्रदर्शन बहुत बुरा नहीं रहा। राज्यों के विधानसभा चुनाव की कुल 3487 सीटों में से ससोपा ने 813 पर चुनाव लड़ा और 180 प्रत्याशी जीते। वहीं यूपी और बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकारों में 5 और 3 मंत्री भी बने, लेकिन समता, समानता और न्याय की बात करने वाले गांधी और अंबेडकर के बाद इसी साल 12 अक्टूबर को लोहिया भी दुनिया से विदा हो गए। लेकिन जाते जाते वैचारिक विरासत को बिहार के नेता कर्पूरी ठाकुर को सौंप गए और कर्पूरी ठाकुर ससोपा के अध्यक्ष बने। पिछड़ा वर्ग की राजनीति करने वाले आज भी लोहिया के बाद कर्पूरी ठाकुर का नाम अपने भाषणों में जरूर दोहराते हैं। ठाकुर की ईमानदारी और सरलता के तमाम किस्से मशहूर हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक अस्तित्व को आकार देने के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। साल 1977 में दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने बिहार को SC, ST के अलावा OBC के लिए आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना दिया। 11 नवंबर 1978 को उन्होंने सभी जातियों की महिलाओं के लिए 3, गरीब स्वर्णों के लिए 3 और पिछड़ों के लिए 20% यानी कुल 26% आरक्षण की घोषणा की। बदले में उन पर अपमानजनक टिप्पणियां सहनी पड़ी थी। कहा जाता है कि कर कर्पूरी कर्पूरा, छोड़ गद्दी धर उस्तरा। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जाति से नाई थे। अपने राजनीतिक जीवन में पिछड़ों की राजनीति को जीवन देने वाले का जीवन 1988 में समाप्त हो गया। अंशुमन त्रिपाठी, APN न्यूज के लिए। तो समता, समानता और न्याय पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को आधार देने में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और राम मनोहर लोहिया का अहम योगदान रहा, इसमें कोई शक नहीं। ये वो जननायक रहे जिन्होंने भारत की जातीय व्यवस्था को भी एक मंच पर लाने में और यहाँ समानता का सिद्धांत लागू करवाने में बहुत हद तक अपनी भूमिका निभाई। लोहिया के न रहने पर एक खास कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा था
कि खाली पेट पर जो रखकर चिराग तैराते जा रहे हैं, अपने ऐश्वर्य के सरोवर में बुझती आंखों को जो बनाकर बंधनवार सजाते जा रहे हैं, संसद और विधानसभाओं के द्वार, उनको गया है वह समूल झकझोर। ओ मेरे देशवासियों, एक चिंगारी और। दरअसल कांग्रेस और सर्वसमावेशी राजनीति की वजह से पिछड़े वर्ग को बहुत अहमियत नहीं मिली थी, लेकिन राम मनोहर लोहिया ने पिछड़ी जातियों को राजनीतिक आवाज दी, उन्हें उनकी ताकत का एहसास कराया। तो बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण की शुरुआत करके पिछड़े वर्ग को संगठित करने में अहम भूमिका अदा की थी। पिछड़ा वर्ग कुछ यूं था जो अगड़ी जातियों और दलित जातियों के बीच एक पुल की तरह तो था, लेकिन इस पुल की अहमियत क्या है, ये दोनों ही जातियां और दोनों ही जातियों के अग्रणी नेता नहीं समझ पा रहे थे, और इसीलिए कर्पूरी ठाकुर और राम मनोहर लोहिया को एक अहम कड़ी के रूप में देखा जा सकता है, समाज को जोड़ने के लिए और सभी जातियों को नुमाइंदगी दिलाने हेतु। उधर पिछड़े वर्ग को राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर पहली बार जब पहचान मिली, वो था 1990 का दशक, जब वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को ये फैसला अपने राजनीतिक के विरोधियों को दबाने के लिए लेना पड़ा था, लेकिन उसके बाद देश की राजनीति की दिशा बिल्कुल बदल गई। कहते हैं कि हमारे देश की राजनीति की दिशा हाल फिलहाल में, अगर हम 80 के दशक के बाद की बात करें, तो दो ही वजह से सबसे ज्यादा बदली, एक तो मंडल, दूसरे कमंडल। उधर जब राजनीतिक की दिशा बदली तो कई जातिवादी और समाजवादी दलों को सत्ता की चाबी भी मिली। वहीं मंडल के असर को कम करने के लिए कमंडल की राजनीति को उभारा गया। अब सर्वसमावेशी राजनीति के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। हिंदी भाषी प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में जातिवादी राजनीति हावी हो चुकी थी। सत्ता की लड़ाई में बीजेपी को मनुवादी मानने वाली बीएसपी ने उसी के साथ समझौता करके उसी के नेताओं को राखी बांधकर सरकार बनाई। तो धीरे धीरे सांप्रदायिकता की राजनीति ने मंडल को अपने में समो लिया और अब भारतीय राजनीति का एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। पिछड़े वर्ग के लिए देश की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव आया मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। दरअसल इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की टिकट पर कई प्रत्याशी जीते और मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी। मोरारजी ने राज्यों की कांग्रेस सरकारें भंग कर दी और विधानसभा चुनाव कराए गए। इन चुनावों में कांग्रेस को शिकस्त मिली और कई राज्यों में जनता पार्टी की सरकार बनी। बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री बनने के 1 वर्ष के बाद पिछड़ों के लिए 20, महिलाओं के लिए 3 और गरीब स्वर्णों के लिए 3% आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी, जिसकी वजह से केंद्रीय सेवाओं में भी आरक्षण की मांग जोर पकड़ने लगी। मोरारजी सरकार ने अधिसूचना जारी कर पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन कर दिया। इसके अध्यक्ष बनाए गए बिहार में मधुपुरा से सांसद बीपी मंडल। मंडल आयोग ने 2 साल के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, लेकिन 1989 में मोरारजी की सरकार गिर गई। फिर चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी, लेकिन उनकी सरकार गिरने के बाद हुई मध्यावधि चुनाव में इंदिरा गांधी की वापसी हो गई। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को सौंप दी, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट 10 साल तक सरकारी अलमारियों में पड़ी रही। बोफोर्स घूसकांड में राजीव गांधी पर आरोप लगाकर वीपी सिंह के राष्ट्रीय मोर्चा ने 89 के आम चुनाव में 146 सीटें जीती, तो कांग्रेस ने 157 सीटें जीती। तब बीजेपी के 86 और वाम मोर्चा के 52 सांसदों के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बन गई, लेकिन प्रधानमंत्री पद की दौड़ में चंद्रशेखर और चौधरी देवीलाल भी थे। तब वीपी सिंह को देवीलाल ने ताज पहनाकर प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन मतभेदों के चलते देवीलाल ने उप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो अपनी कुर्सी पर खतरा देख वीपी सिंह ने आनन फानन में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने का फैसला ले लिया। मंडल आयोग लागू होने के बाद देश भर के स्वर्ण युवाओं में रोष भर गया। उग्र धरने प्रदर्शन और आत्मदाह होने लगे।
इन हालातों में हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी की हालत सांप छिछुंदर जैसी हो गई। तब बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी स्वर्ण वोटों को साथ रखने के लिए आत्मदाह की कोशिश करने वाले राजीव गोस्वामी को देखने दिल्ली की एम्स जा पहुंचे, लेकिन मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों को जिस तरह से गोलबंद किया, उसे देखते हुए आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन को तेज करने के लिए सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू कर दी। इस रथ यात्रा को राष्ट्रीय मोर्चा के ही बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी का रथ रोक दिया, तो बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। मंदिर के नाम पर हिंदुओं की गोलबंदी के इस खेल को पिछड़ा वर्ग कभी नहीं समझा। खुद को शूद्र जातियों से अलग मानने वाले इस तबके के बहुत से युवाओं को राम मंदिर आंदोलन से जोड़ा गया। इस आंदोलन ने बीजेपी को पिछड़े वर्ग के कई नेता दिए। आंदोलन के नाम पर कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत पिछड़ी जातियों के नेताओं की कतार खड़ी कर दी गई और इसकी परिणति बाबरी मस्जिद के ध्वंस में हुई। लेकिन कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी मंडल विरोधियों को सफलता नहीं मिली। इंदिरा साहनी बनाम स्टेट मामले में अदालत ने पिछड़ों को 27% आरक्षण को सही ठहराया और क्रीमा लेयर की पहचान के पैमाने तय करने की सरकार को हिदायत दी। बहरहाल एक बार पिछड़ों की राजनीति ने अपनी जगह बना ली और केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने यूपी की कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया। 1993 के यूपी विधानसभा चुनाव में काशीराम और मुलायम सिंह यादव ने मिलकर चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी को 109 सीटें जीती, तो बीएसपी को 67 सीटें हासिल हुई, जबकि बीजेपी को 117 सीटें मिली। पहली बार सपा बसपा की बनी साझा सरकार के इस प्रयोग को डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया के मिलन के तौर पर देखा गया। कहा गया कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन जल्द ही बीएसपी को एहसास हो गया कि समाजवादी पार्टी उनकी पार्टी को तोड़ने में जुट गई। बहरहाल मायावती बीजेपी के समर्थन से 3 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी, तो मुलायम भी 3 बार प्रदेश के सीएम रहे। वहीं बिहार में लालू प्रसाद यादव ने 2 बार और फिर नीतीश कुमार ने 3 बार मुख्यमंत्री पद संभाला। यह पिछड़ा वर्ग की राजनीति का चरमोत्कर्ष माना जा सकता है। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन न्यूज। देश की राजनीति ने मौका परस्ती को इस तरह से देखा और हमारी राजनीति पर, हमारे देश के सियासी हालातों पर मौका परस्ती इस कदर से हावी हुई कि आदर्श विचार और व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क आ गया। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को सही तरीके से लागू न किए जाने से समाज में बैर भाव ज्यादा बढ़ा। दरअसल बांटो और राज करो की जो अंग्रेजों की राजनीति हुआ करती थी, अंग्रेजों की नीति थी, उसने सर्वसमावेशी राजनीति को खत्म कर दिया। लेकिन पिछड़ों को आरक्षण मिलने से एक बड़ा वोट बैंक बना और समाजवादी विचारधारा की पार्टियां लंबे वक्त तक सत्ता पर काबिज रही। लेकिन पिछड़ी जातियों की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में धर्म की राजनीति, समता, समानता और न्याय की लड़ाई को हथिया लिया गया और कमंडल में मंडल समा गया। तो कुल मिलाकर देखें तो संविधान सभा ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को हर 10 साल पर उसकी समीक्षा हो, इसकी बात कही थी। लेकिन आरक्षण की व्यवस्था को लेकर धीरे धीरे सवाल उठने लगे कि क्या जिस मकसद से इस व्यवस्था को लागू किया गया था वो मकसद कितना हासिल हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। ये सारे सवाल आज भी मौजूद हैं। इसीलिए अब भी जहां पर भी जिस भी दल को ये भाता है, उसे उसके मुफीद नजर आता है, वो आरक्षण का मसला उठाता है। भारतीय संविधान में ओबीसी को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है। लेकिन देश में 1993 से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में आरक्षण देने के लिए राज्यों की सीमा 50% निर्धारित कर दी। साथ ही सामाजिक पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए संकेतक भी निर्धारित किए। इसके लिए कमेटी बनी
पर उसके बाद से क्रीमी लेयर की परिभाषा में कई बदलाव आए। अभी क्रीमी लेयर वे हैं जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है, या वे केंद्र सरकार की नौकरियों में ग्रुप ए में प्रत्यक्ष रूप से आए हैं, या वे 40 वर्ष के पूर्व ग्रुप ए में आ गए हैं। राज्य स्तर पर पैमाना अलग अलग है। जब क्रीमी लेयर की सीमा 1993 में शुरू की गई थी और उस समय 1 लाख प्रति वर्ष की आय वाले लोग इसमें शामिल किए गए थे। बाद में इस सीमा को बढ़ाकर 2004 में 2.5 लाख रुपए, 2008 में 4.5 लाख रुपए, 2013 में 6 लाख रुपए निर्धारित की गई। लेकिन ऐसी शिकायत आने के बाद ही इसका लाभ अन्य पिछड़े वर्ग की लिस्ट में शामिल सभी जातियों को समान रूप से नहीं मिल रहा है और इसके बड़े हिस्से पर कुछ प्रभावशाली जातियों का कब्जा है। सबको इस व्यवस्था का पूरा हक दिलाने के लिए मोदी सरकार ने 2 अक्टूबर 2017 को दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जस्टिस रिटायर्ड जी रोनी की अगुवाई में 4 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया। इस आयोग को जिम्मेदारी दी गई कि वह देखे कि ओबीसी की लिस्ट में शामिल कौन सी जातियां अब तक इसका पूरा लाभ उठा पाने से वंचित रह गई हैं। रोनी आयोग के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर उससे पता चलता है कि पिछले 5 साल में सिर्फ 10 जाति समूह को 27% आरक्षण में से 1/4 हिस्से का लाभ मिला, यानी महज 25 जातियां 97% आरक्षण का लाभ ले रही हैं। आरक्षण का 2/3 फायदा 37 जातियों को तो 3/4 फायदा 100 जातियों को मिला है, जबकि 1000 से ज्यादा जातियों को पिछड़े वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ पहुंचा ही नहीं है। आयोग ने 4 श्रेणियां बनाने का प्रस्ताव तैयार किया, जिससे सुनिश्चित किया जाए कि आरक्षण का लाभ उसके असल हकदारों तक पहुंचे। आयोग को इस साल जुलाई में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। अब पिछड़े वर्ग का आरक्षण राज्यों की राजनीति के लिए भी वरदान बन गया है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति में अक्सर उबाल आता है। महाराष्ट्र सरकार के मराठों को आरक्षण देने पर 50% सीमा के उल्लंघन को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया, रोक लगा दी। सरकार ने मराठों को 16% आरक्षण दिया तो हरियाणा में जाटों ने आरक्षण के लिए उग्र प्रदर्शन किया और बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। उधर राजस्थान भी आए दिन गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर छिड़सता नजर आता है। गुजरात में पाटीदारों के आरक्षण आंदोलन ने बीजेपी के भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि गुजरात में 15 महीने बाद चुनाव होने हैं। इसी बीच मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षा नीट में ओबीसी आरक्षण लागू न होने को लेकर देशव्यापी मुहिम शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि इससे ओबीसी के 11,000 से ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ है। बीजेपी और आरएसएस जो है लगातार आरक्षण विरोधी रहे। गोवलकर के और बंच ऑफ थॉट्स के किताबों पर, विचारधारा पे वो लोग चलने वाले लोग रहे। अगर 4 साल तक अगर ये इतने बड़े हितैषी होते तो 4 साल तक 14,000 नीट का सीट क्यों खाए हुए होते? पहले ही कर देना चाहिए था। लेकिन लोगों को लड़ना पड़ा, अड़ना पड़ा, और लोकतंत्र में जीत उन्हीं की होती है जो लोग लड़ते हैं। मोदी सरकार ने 5 राज्यों में चुनाव में राजनीतिक नुकसान की आशंका की वजह से अखिल भारतीय कोटा के तहत मेडिकल कॉलेजों में नामांकन में ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए आरक्षण को मंजूर कर लिया। इस फैसले से पहले बीते 36 सालों में यानी 1986 से अब तक ओबीसी छात्रों को ऑल इंडिया कोटे पर राज्यों के सभी सरकारी कॉलेजों में नहीं बल्कि सिर्फ केंद्रीय संस्थानों में ही नामांकन का लाभ मिलता है। इस मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने राज्यों के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में ऑल इंडिया कोटा के तहत ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27% आरक्षण देने की मांग की थी। बहरहाल पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना राजनीति की सच्चाई बन चुकी है और अब सर्व समावेशी राजनीति करने वाले दल भी पिछड़ों की उपेक्षा करने की हालत में नहीं है। कांग्रेस ने राजस्थान में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया है। हालात ये है कि बिहार में गैर पिछड़ा मुख्यमंत्री बनना मुश्किल हो गया है।
यूपी में भी बीजेपी को खुलकर पिछड़ा वर्ग राजनीति करनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। आरक्षण की व्यवस्था का ऊंची जातियां हमेशा से विरोध करती रहीं। यहाँ ये समझना मुश्किल होता है कि सदियों तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता के कारण उन्हें सवर्ण समाज के बराबर लाने के लिए मौके दिए जाने क्या जरूरी नहीं है। लेकिन समस्या ये भी रही है कि आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग में भी अगड़ी जातियों को ही ज्यादा मिल पाया और 90% से ज्यादा अति पिछड़ी जातियां अपने विकास के लिए बाट जोहती रहीं। ऐसे में क्रीमी लेयर की व्यवस्था तय की गई, लेकिन इसे लेकर भी जमकर राजनीति आज तक की जाती है और तय ही नहीं हो पाता कि क्रीमी लेयर कहां से शुरू होता है और कहां खत्म हो जाता है। लेकिन लोकतंत्र के लिए जो एक बड़ा ही मुख्य आधार माना जाता है और वो है विविध विचार, धर्म, भाषा, संस्कृति और अलग अलग क्षेत्रों के लोगों का समग्र प्रतिनिधित्व। लेकिन सांप्रदायिक राजनीति इस समाज की समरसता को तोड़ने का काम आजादी से पहले से ही करती आई है। हमारी आजादी के बाद संसदीय लोकतंत्र में राजनीति ने आसान और तरीके निकाले और इसकी वजह से विचारधारा के बजाय जाति के आधार पर वोट बैंक बनाए गए। जिस जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए समाज में आरक्षण दिया गया, वही जाति व्यवस्था एक बार फिर से आज की राजनीति की बुनियाद बन गई, धुरी बन गई। यहाँ तक कि सबको समान अवसर की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी भी वोटों की मजबूरी के लिए पिछड़े वर्ग के तुष्टीकरण के मामले में समाजवादी विचारों वाली पार्टियों के मुकाबले आगे निकल चुकी है और इस होड़ में देश में एक बार फिर से मंडल पार्ट 2 का दौर शुरू हो चुका है। अवसरवादी राजनीति ने विचारधारा की सीमाओं को सत्ता के लिए तोड़ दिया। सर्वसमावेशी राजनीति की बात करने वाली पार्टी कांग्रेस भी पिछड़े वर्ग की राजनीति करने लगी, तो मनुवादी कही जाने वाली बीजेपी भी अब मनुवाद का विरोध करने वाली पिछड़े जातियों मसीहा बनती नजर आ रही है। लेकिन राम मंदिर आंदोलन ने जिस तरह पिछड़े वर्ग को अपनी ताकत बनाया, उसी तरह बहुजन की सियासत करने वाली मायावती ने 2007 में ब्राह्मणों के बल पर बहुमत की सरकार बनाई थी, जबकि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार कहकर बीएसपी ने दलितों को एकजुट किया था। मायावती ये प्रयोग दोबारा दोहरा रही हैं और यूपी चुनाव से पहले प्रदेश भर में प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही हैं। सत्ता पाने के लिए अब दलितों के अपमान पर रोष जताने की बजाय ब्राह्मणों के सम्मान की बातें हो रही। ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ये वायदा करती हूँ कि यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर अन्य सभी समाज के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार की तरह ही इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा। वहीं बीजेपी ने तो पिछड़ों की सूची बनाने का राज्यों को अधिकार देने के लिए बकायदा 127वां संविधान संशोधन कानून पारित कर दिया है। इसके बाद समझा जा रहा है कि चुनावी फायदे के लिए कई अन्य पिछड़ी जातियों को भी शामिल किए जाने की योजना है। सच्चाई तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के आम चुनाव के वक्त खुद को पिछड़ा बताकर पिछड़े वर्ग की सहानुभूति और वोट हासिल किए थे। और बहन जी, महामिलावटी लोग, मेरी जाति तो इतनी छोटी है, गांव में एकाध घर भी नहीं होता है। और मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूं। आप मेरे मुंह से बुलवा रही हो, इसलिए बोल रहा हूं। मैंने कभी अगड़े पिछड़े की राजनीति का मैं पक्षकार नहीं हूं। जब मेरा देश पिछड़ा है तो अगड़ा क्या होता है? मुझे तो पूरे देश को अगड़ा बनाना है। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति खांची मोघ बताई जाती है। बताया ये भी जाता है कि उन्होंने गुजरात मुख्यमंत्री बनने के बाद वैश्य जाति से हटाकर पिछड़ी जाति की सूची में शामिल करवा दिया था। बहरहाल दलित पिछड़ों की रहनुमाई करने वाले महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया भी वैश्य जाति से जुड़े। दरअसल हिंदुओं के संस्कारों और सोच में गहरी पीठ वर्णाश्रम व्यवस्था ने पिछड़ों को
ब्राह्मणवाद के खिलाफ बगावत करने से रोका। इसलिए बीजेपी पिछड़े वर्ग को अपना बेस वोट बैंक बनाने का हर जतन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नए मंत्रिमंडल में यूपी से 60 से ज्यादा मंत्री पिछड़े वर्ग से बनाए हैं, तो संसद में विपक्ष की बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन जैसे मुद्दों पर हंगामे को भी दलित पिछड़ों के अपमान से जोड़ा गया है। इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। अपने आरक्षण विरोधी रुख को छिपाकर आरक्षण को जरूरी बताने लगा है। बीजेपी के पिछड़ों के कमंडलीकरण को लेकर मंडलवादी पार्टियां चौकन्नी हो गई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की थी। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, एससी एसटी के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। और जब संख्या का पता चलेगा तो आप उनके उद्धार के लिए भी, उनको विकसित करने के लिए काम करेंगे। लेकिन पिछड़ा वर्ग अब जागरूक और सशक्त हो रहा है। वो भी अपने अधिकारों के लिए अपना नुकसान नफा समझने लगा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत देश शूद्रों का होगा। ऐसे में मनुवादी ताकतें दलित पिछड़ा एकजुटता को अपने लिए बड़ा खतरा मानती हैं। वहीं दलितों से दूरी बरतने वाले पिछड़ा वर्ग में ही आरएसएस को कट्टर हिंदुत्व के धर्म ध्वजावाहक नजर आते हैं। ये अलग बात है कि दिनों दिन राष्ट्रीय कंपनियों के निजीकरण, घटती सरकारी नौकरियों और मंदी की वजह से आरक्षण का लाभ बेमानी हो गया था और प्रोफेशनलिज्म लाने के नाम पर भी लेटरल एंट्री को भी आरक्षण खत्म करने का जरिया बना दिया गया है। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन न्यूज। जब मंडल के बाद कमंडल का दौर आया था तो ये माना गया था कि चूंकि मंडल ने कई जातियों को अलग अलग वोट बैंकों में बदल दिया था जो अलग अलग दलों को वोट दे रही थी, कमंडल की राजनीति करने वाले दलों ने ये सोचा कि जाति से ज्यादा जरूरी है कि इनको समुदाय में बांट दिया जाए। मंडल के बहाने जिस तरह से जातियां बट गई थी, कमंडल की वजह से वो एक छत्र के नीचे आने लगी। हिंदू हिंदू हो गया, मुसलमान मुसलमान हो गया, और जिसकी वजह से इसका लाभ उन दलों को मिला, विशेषकर बीजेपी को मिला, जो कमंडल की राजनीति कर रही थी। लेकिन कमंडल के साथ साथ मंडल का जो फॉर्मूला अभी शुरू हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं कि समाज में सबको बराबर के अवसर उपलब्ध कराने और समाज के अन्य वर्ग और तबके को बराबर के हिस्सेदारी और भागीदारी देना ही असली लोकतंत्र है। और इसी सपने को बेचकर जो तमाम दल हैं, जो कमंडल भी एक हाथ में लिए हुए हैं और दूसरे हाथ में मंडल का भी सपना दिखा रहे हैं, वो उस सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं जहां पर वो आज भी जमे हुए हों और आने वाले भविष्य में भी जमे रहना चाहते हैं। लेकिन भारतीय संसदीय लोकतंत्र की विडंबना और त्रासदी ये है कि ये समाज के सभी तबके से समर्थन जुटाने के बजाय सबसे ज्यादा आबादी वाले धर्म और जातियों के हित की बात करने लगी है। इससे समाज में ध्रुवीकरण बुरी तरह से बढ़ा है और इसकी वजह से लोकतंत्र, जो कि बहुसंख्यकवाद में तब्दील होता जा रहा है, वो एक अलग तरीके के खतरे की ओर इशारा कर रहा है। अल्पसंख्यकों के हक की बात करने का मतलब भी बहुसंख्यक समाज का विरोध माना जाने लगा है। वहीं पिछड़े वर्ग के विकास से भी ज्यादा उनके वोट हासिल करने की सियासत हावी होती जा रही है। लेकिन आशा और विश्वास जरूर है हम सबों को कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की राजनीति समझने वाली भारतीय जनता एक दिन देश के राजनीतिज्ञों के कुटिल नीतियों को जरूर पहचान लेगी और सभी के विकास और सर्वसमावेशी राजनीति को तरजीह मिलेगी।